हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक छंद है। बहुत सारे लोगों का ये कमेंट था कि छंद मैम छंद स्टार्ट कीजिए, छंद कीजिए। सो मैं आज छंद टॉपिक लेकर आई हूँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि छंद बहुत कठिन है, इसको समझ नहीं सकते, इसको पहचान नहीं सकते हैं। सो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हम छंद को आसानी से कैसे पहचान सकते हैं, और पहचान ही नहीं सकते हैं उसकी कौन सी मात्राएं हैं और प्रकार कौन से छंद के हैं, ये सभी हम आज के वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। और यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको छंद को समझने में बहुत ही आसानी होगी। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि छंद है। तो सबसे पहले हम छंद के कुछ अंगों के बारे में जानेंगे और उनके थ्रू ही हम छंद के डिफिनेशन को जानेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले देखेंगे कि छंद में क्या क्या होना जरूरी होता है। तो छंद में सबसे पहले तो हमारा चरण होना जरूरी होता है, उसके बाद वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक, गण। ठीक है, ये हमारे क्या है, सब छंद के अंग हैं। आप चाहे तो हेडिंग यहां पे लिख सकते हैं, छंद के अंग। ठीक है, ये सारे छंद के अंग हैं और इनके थ्रू ही हम छंद की परिभाषा को जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि चरण क्या होता है। चरण का मतलब होता है कि स्टेप। ओके, तो छंद, कोई छंद जो होता है कितने चरणों में होता है, तो कोई छंद 4 चरण में होता है, कोई 6 चरण में होता है। मीन्स छंद के लिए चरण होना जरूरी होता है। उसमें छंद में वर्ण और मात्राएं होनी जरूरी होती हैं, अनिवार्य होती हैं। यति होना जरूरी होता है, गति होना जरूरी होता है, तुक और गण अनिवार्य होता है। मीन्स ये सारी चीजें जो है ये मिलकर मीन्स चरण, वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक और गण, इनसे बद्ध पद रचना को हम चरण कहते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो छंद है वो सिर्फ हम काव्य और पद्य में देखते हैं, न कि गद्य में देखते हैं। तो डिफिनेशन हम क्या लिखेंगे, डिफिनेशन आप चाहे तो लिख सकते हैं, यहां पे लिख लीजिए परिभाषा। चरण, वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक और गण से युक्त। हम युक्त भी कह सकते हैं, प्रयुक्त कह सकते हैं, बद्ध कह सकते हैं, से युक्त पद रचना को छंद कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, छंद की परिभाषा हो गई। चरण, वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक और गण से युक्त पद रचना, न कि गद्य रचना, पद्य रचना को छंद कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि चरण की छंद की परिभाषा क्या होती है, और ये हमारे छंद के अंग हैं। ठीक है, तो या तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि छंद की परिभाषा लिख दिए, या आपसे पूछ सकता है कि छंद की परिभाषा कैसे प्रॉपर होगी, मीन्स कौन से उसके अंग होंगे। तो जब हम अंगों को जब हम याद रखेंगे तभी हम छंद की परिभाषा अच्छे से जान सकते हैं। तो एक तो हमारा प्रश्न आ सकता है परीक्षा में कि जो छंद के अंग है इसमें कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें एक रॉन्ग ऑप्शन दे देगा और उसमें पूछेगा कि कौन से नहीं है। तो ये चीजें हमें छंद के अंग को याद रखनी पड़ेंगी। तो आई होप आपको ये चीजें याद हो गई होंगी। अब एक एक करके मैं इनको डिस्क्राइब करूंगी कौन सी चीजें क्या होती हैं।
तो सबसे पहले हम चरण के बारे में जानेंगे। तो हर छंद का 4 चरण होता है। कितने चरण होते हैं? हर छंद के चरण होते हैं। अब किसी किसी छंद के क्या होते हैं? 4 चरण होते हैं। किसी किसी छंद के क्या होते हैं? 6 चरण होते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगी कि किनके 4 चरण होते हैं और किनके 6 चरण होते हैं। मीन्स चरण होना अनिवार्य। चरण का मतलब क्या होता है? जो 4 पंक्तियों में जो कविता लिखी जाती है, इसी को हम 4 चरण कहते हैं। ठीक है। हर एक, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इसमें हम देखेंगे कि वर्ण भी है। अब यहाँ पे वर्ण से क्या मतलब होता है? यहाँ पे वर्ण से मतलब हमारा या तो अ से आहा तक होता है या क से ह तक होता है। ये सारे वर्ण इसमें होने चाहिए। मात्रा क्या हो गई? जो हमारे स्वर होते हैं, अ की मात्रा, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ये सब हमारे क्या है? मात्राएं होती हैं। तो सबसे पहले आप अगर इसको देखेंगे, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक क्या लिख रखा है? एक रचना लिख रखी है, एक कविता लिख रखी है। तो वो आप देखेंगे तो इसमें चरण भी है। तो यहाँ पे मैंने 4 चरण न लेकर 2 ही चरण इसके लिखे हुए हैं। ठीक है। तो चरण यहाँ पर हो गया, वर्ण हो गया। ठीक है। वर्ण में ये दोनों चीजें मैंने बताई हैं कि स्वर और व्यंजन होते हैं। ठीक है। तो ये हो गया। मात्रा हमारी क्या है? ये सब हमारी स्वर की मात्राएं हैं, जैसे बड़ी की मात्रा, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, छोटी की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, ये सब हमारे क्या है? मात्रा है। अब यति, यति पे आते हैं। तो ये जो है हमारा, इसे हम यति बोलते हैं। इसे हम हिंदी में अल्प विराम भी बोलते हैं और यति भी बोलते हैं। अब यति क्या होता है कि जब भी हम कोई कविता, दोहा, चौपाई या कुछ पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें थोड़े समय के लिए जो हम विराम लेते हैं, थोड़े समय के लिए जो हम ठहरते हैं, उन्हें हम यति बोलते हैं। और इनको लिखते कैसे हैं? तो इनको अल्प विराम के रूप में लिखते हैं, या इंग्लिश में अगर जानेंगे तो कॉमा के रूप में लिखते हैं। उसके बाद गति, नेक्स्ट है गति। अब गति क्या होती है? जब हम किसी भी कविता या दोहा को पढ़ते हैं तो उनमें एक लय होता है, लय प्रवाह होता है। ओके, लयबद्ध होता है वो कविता। जैसे अगर मैं यह कविता पढ़ती हूँ, यही सयानो काम राम को सुमरन कीजो, पर स्वरार्थ के काज शीश आगे धर कीजो। अब इसमें क्या है? एक लय है। अब डिफरेंट डिफरेंट लोग क्या है? डिफरेंट डिफरेंट लय में उस कविता दोहा को पढ़ते हैं। तो ये उसकी गति भी होनी चाहिए। तुक क्या है? तुक जब भी हम ये देखेंगे कीजो और कीजो, और इसी तरह नहीं, जब भी हम देखेंगे कि अगर जो सेंटेंस का लास्ट जो है लेटर, अगर वो सिमिलर होता है तो उसे हम तुक बोलते हैं। इंग्लिश में हम उसे क्या बोलते हैं? राइमिंग वर्ड बोलते हैं। हिंदी में हम क्या बोलते हैं? समान तुक बोलते हैं। मीन्स तुक वाले शब्द होते हैं। तो जब भी हम कोई कविता या दोहा देखते हैं जिसमें कि एंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के अंत में या वाक्य के अंत में अगर सिमिलर वर्ड होता है या सिमिलर प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड होते हैं, तो उन्हें हम तुक बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? गण है। अब गण क्या होता है? गण वर्णों का, और हम कह सकते हैं कि मात्राओं का ऐसा समूह होता है जिसमें कि 3 वर्ण होते हैं। ठीक है। कौन कौन से 3 वर्ण? अब यहाँ पर मैंने एक लिख रखा है, सयानो। ठीक है। ये हमारा क्या है? ये वर्णों का समूह किसके साथ है? मात्राओं के साथ है। तो ऐसे वर्णों का समूह जो कि मात्राओं के साथ होता है, उन्हें हम गण कहते हैं। अब 3 मात्रिक वर्णों के समूह के लिए हमें देखना पड़ेगा कि जैसे कि मैंने ये जो दोहा लिख रखा है, इसमें ये जो है, ये क्या है? 3 वर्ण है इसमें। ठीक है। 3 वर्ण है और मात्राओं के साथ है। तो जब ऐसे वर्ण हम देखते हैं जो कि 3 लेटर्स के होते हैं, तो उन्हें हम गण कहते हैं। अब गण को समझने के लिए हमें एक डिफरेंट तरीके से समझना होगा। तो सबसे पहले तो हम गण के बारे में समझेंगे। तो देखते हैं गण क्या होता है। गण को याद करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है। अगर आप इसको एक बार याद कर लेते हैं तो आप हमेशा के लिए जो गण है उसे भूल नहीं सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा फॉर्मूला है या सूत्र है। तो सूत्र लिखिए, य माता
राज, भान, सलगा। ओके, ये हमारा क्या है, गण को याद करने का सूत्र होता है। अब यहाँ पे जो गण होते हैं परीक्षा में पूछे जाते हैं कि गण के कितने प्रकार होते हैं। तो गण के कितने प्रकार होते हैं, 8 प्रकार होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि गण के 8 प्रकार कैसे होते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये सूत्र के थ्रू हमें पता चलेगा कि गण के कितने प्रकार होते हैं और हम उन गणों को कैसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, एक ये गण है। अब यहाँ पर हम गणों के नाम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला कौन सा है हमारा, यगण। ठीक है, य से यगण। अनदर वन, म से मगड़। नेक्स्ट, त से तगड़। ये सब गणों के प्रकार है, नाम है। र से रगड़, ज से जगड़, भ से भगड़, न से नगड़ और स से सगड़। ठीक है, ये हमारे 8 प्रकार के गण हैं। कौन कौन से, जैसे यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़। अब आप बोलेंगे कि ये लास्ट के जो 2 लेटर है वो मैंने क्यों छोड़ दिए, क्योंकि ये जो सूत्र है इनको समझने के लिए ही हम ये लास्ट के 2 लेटर ऐड करते हैं। इनका बाद में मैं आपको उपयोग बताऊंगी कि क्यों इनका उपयोग किया जाता है, क्यों सिर्फ स पे ही नहीं छोड़ दिया जाता है, तो वो हम अभी समझेंगे। अब हमारा ये क्या हो गया, 8 प्रकार हो गए। किसके, गण के 8 प्रकार हो गए। तो आपको परीक्षा में ये भी आ सकता है कि इसमें से कोई एक नाम देकर पूछा जाएगा कि ये गण का प्रकार है या नहीं है। तो उसके लिए आपको ये सूत्र याद रखना पड़ेगा। ठीक है, या कौन सा प्रकार नहीं है, तो उसके लिए भी आपको ये सूत्र याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे ग को सूत्र तो लिखते ही है, लेकिन इनकी काउंटिंग कैसे होती है गणों की, तो उसको हम समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि जो वर्ण होते हैं, मीन्स जो स्वर होते हैं, उनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो यहाँ पर जो भी गण है उनमें ह्रस्व स्वर के लिए 1 मात्रा का प्रयोग किया जाता है, 1 नंबर का प्रयोग किया जाता है, और जो होते हैं दीर्घ स्वर उनके लिए 2 नंबर का प्रयोग किया जाता है। अब कैसे, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा ह्रस्व स्वर कौन कौन सा है, ह्रस्व स्वर। ठीक है, कौन कौन सा है हमारा ह्रस्व स्वर, अ, छोटी, छोटा ऊ एंड ये चंद्र बिंदु। ठीक है, उसी तरह अब आइए दीर्घ स्वर पे चलते हैं। दीर्घ स्वर में हमारे क्या क्या आते हैं, दीर्घ स्वर में जो भी बड़े होते हैं वो आते हैं, जैसे आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ए, ओ, औ, अंग एंड आह। ये सब हमारे क्या होते हैं, दीर्घ स्वर में आते हैं। अभी मानक हिंदी में अंग या आहा का प्रयोग नहीं हो रहा है, रिमेनिंग ऑल का प्रयोग हो रहा है, लेकिन जब ये दोहे, छंद, चौपाई मीन्स ये सब लिखे जाते थे उस समय हम अंग और आहा को भी दीर्घ स्वर के रूप में मानते थे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इनके लिए जो मात्राएं हैं, ठीक है, वो हम उनको कैसे उनकी काउंटिंग करेंगे, कैसे उनकी गिनती करेंगे। तो सबसे पहले जितने भी ह्रस्व स्वर की मात्राएं हैं इन सभी के लिए हम क्या करेंगे, एक एक मात्रा का प्रयोग करेंगे। जैसे कि अ है तो अ के लिए हम 1, छोटी के लिए 1, ऊ के लिए 1, री के लिए 1 और चंद्र बिंदु के लिए 1। ठीक है, और इन सभी मात्राओं को किस नाम से जानते हैं, लघु।
ओके, इनको लघु के रूप में जानते हैं। दीर्घ स्वर की जो भी मात्राएं हैं उनको 2 के रूप में काउंटिंग करते हैं, ठीक है। और ये जो 2 है वो हमारा हम इस तरह से लिखते हैं, लेकिन ये सिंबल है यहाँ पर 2 का। यहाँ पे लघु का सिंबल ये है और 2 का सिंबल जिसको कि हम गुरु के नाम से प्रोनाउंस करते हैं उसका सिंबल ये है, ठीक है। और इसको 2 के रूप में काउंटिंग करते हैं, ठीक है। इन सारे, अगर ये सारे स्वर हमको कहीं भी दिखते हैं, किसी भी वर्ण के साथ दिखते हैं, किसी भी व्यंजन के साथ दिखते हैं, तो हम उनकी 2 के रूप में काउंटिंग करते हैं। और इस सिंबल को क्या हम नाम देते हैं? इस सिंबल को हम नाम देते हैं गुरु, ठीक है। गुरु मतलब हम सभी जानते हैं बड़ा होता है, और लघु मतलब क्या होता है? हमारा छोटा होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ह्रस्व स्वर को 1 के रूप में काउंटिंग करते हैं और दीर्घ स्वर को 2 के रूप में काउंटिंग करते हैं। अब आइए चलते हैं, इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इन मात्राओं की गणना जो कि सूत्र में लिखी गई है, इनकी गणना कैसे करेंगे, ठीक है। और कौन से प्रकार में कितनी मात्राएं आती हैं, कितने लघु आते हैं, कितने दीर्घ आते हैं, ये सब हम इसमें जानेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला प्रकार मैंने क्या बताया था? यगड़ बताया था। अब यगड़ के लिए हमें कितने मात्रिक वर्णों की जरूरत होती है, ठीक है। तो उसके लिए हम जानेंगे कि जो सबसे पहले होता है, इनकी 3 ये जो होते हैं वर्ण, इनको लेते हैं। तो 3 वर्ण लेने के लिए सबसे पहले हमें इन 3 को करना होगा, और ये पहला हमारा प्रकार है यगड़। तो सबसे पहले य में 1 मात्रा है, ठीक है। दूसरा है म के लिए हम गुरु लेंगे, और त में आ की मात्रा है य माता, ठीक है। तो एक क्या हो गया? ये हमारा लघु गुरु गुरु। अब ये यगड़ के लिए है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद होता है ये हमारा मगड़ होता है, मगड़। अब इसके लिए क्या करते हैं हम? नेक्स्ट य के बाद के 3 वर्णों को लेते हैं। तो ये हमारा आ की मात्रा है, तो दीर्घ होगा, ठीक है। दीर्घ होगा मीन्स गुरु होगा, तो गुरु गुरु, और ये भी गुरु होगा। नेक्स्ट चलते हैं त से ज, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा तीसरा प्रकार होगा? तगड़, ठीक है। अब इसके लिए मात्रा की काउंटिंग कैसे करते हैं? तो ता है तो गुरु होगा, रा है गुरु होगा, ज के साथ अ मैच है, ज के साथ अ मिला हुआ है, और अ हमेशा क्या होता है? लघु में आता है, तो इसके लिए 1 मात्रा। नेक्स्ट हमारा क्या है? रगड़। अब रगड़ के लिए भी नेक्स्ट 3 ले लेते हैं, रा ज भा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? रा के लिए गुरु, लघु गुरु। नेक्स्ट है जगड़, ओके। नेक्स्ट 3 हमने ले लिया, तो जगड़ हो गया हमारा। अब इस जगड़ के लिए कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लघु लेंगे, भा है, सॉरी लघु लेंगे, नेक्स्ट भा है तो क्या हम गुरु लेंगे, और न है तो लघु लेंगे, करेक्ट। अब आइए हमारा क्या होता है? भगड़, ठीक है। तो भगड़ के लिए हम क्या लेंगे? भगड़ के लिए हमें भा है तो गुरु, न है तो लघु, और स है तो लघु, ठीक है। अब इसके लिए न के लिए क्या लेंगे? न के लिए ल तक लेंगे, ठीक है। तो न ग ड़, नगड़ में क्या हो गया? लघु पहले तो न है, तो फिर स है तो लघु, ल है तो लघु। अब हमारा स ल गा, ये तीनों यहां तक लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सगड़, ठीक है। अब इनके लिए क्या क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम लघु लेंगे, स है, ल है तो लघु लेंगे, और ग है तो गुरु लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम मात्राओं की गणना करते हैं।
तो आई होप आपको ये सूत्र के माध्यम से समझ में आएगा कि अगर हम सिर्फ इस सूत्र को याद रखते हैं तो हमें पता चल जाते हैं कि गण के कितने प्रकार होते हैं, वो भी पता चल जाते हैं। गणों की काउंटिंग हम कैसे करते हैं, गणों की गणना हम कैसे करते हैं, वो भी हमें अच्छे से पता चल जाता है। तो सपोज अगर मैंने ये लिया है तो क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन सा गण है? तो उसके लिए हमें सबसे पहले इनकी गणना करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम गणना, स है तो लघु, या है तो गुरु और नो है तो गुरु। ठीक है, अब ये किस में आ रहा है? लघु गुरु गुरु। तो ये हमारा किस में आ जा रहा है? यगण। तो इस तरह भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको कोई भी जो है एक दोहा, चौपाई या कुछ भी ऐसा लिख के, एक पद लिख के और उसमें एक वर्ड जो है, शब्द है, उसको रेखांकित करके आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि ये गण का कौन सा प्रकार है और उसका नाम भी बताइए। तो आपको ऐसे सबसे पहले तो आपको उनकी काउंटिंग करनी होगी कि जो भी शब्द है उसमें लघु और गुरु कितने हैं, और देन आपको समझना होगा कि वो कौन से प्रकार में आ रहा है। तो ये देखिए, इसमें लघु गुरु गुरु आ रहा है, तो लघु गुरु गुरु हमारा किसमें है? यगण में है। और किसी में भी देखिए लघु गुरु गुरु नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा प्रकार हो गया? यगण हो गया। उसी तरह आप बहुत सारे आपको जो है 3 जो वर्णों वाले ऐसे शब्द लेने हैं और आपको उसमें सबसे पहले तो आप उनको इस तरह से काउंटिंग करेंगे और उसके बाद आप समझेंगे कि वो गण का कौन सा प्रकार है। तो जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये छंद या जो भी गण है वो क्लियर होंगे। तो सबसे पहली बात तो मैं आप बोलूंगी कि किसी भी चीज का अभ्यास बहुत जरूरी होता है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। तो जब भी आप प्रैक्टिस करने लगते हो, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन एक चीज की प्रैक्टिस करते हो तो वो आपके हैबिट में आ जाती है और वो चीजें आपको मेमोराइज होने लगती हैं। तो प्रैक्टिस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हमने कितने आसानी से समझ लिया कि जो भी ये शब्द है वो गण का कौन सा प्रकार है। तो आई होप आपको गण अच्छे से समझ में आ गया हो। अब ये जितने भी जो चरण है, गति, तुक और गण, ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि क्या होते हैं। ठीक है, जो है छंद के अंग है ये क्या क्या है। अब तो ये कॉमन चीज मैंने आपको बताया था। अब चलिए हम छंद के प्रकार की तरफ चलते हैं। तो चलिए छंद का प्रकार देखते हैं। तो चलिए छंद के प्रकार की तरफ चलते हैं। छंद के कुल 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। तो आज के वीडियो में हम मात्रिक छंद के बारे में डिटेल में जानेंगे, मीन्स मात्रिक छंद और उनके प्रकार के बारे में हम फोकस करेंगे। तो मात्रिक छंद क्या होता है? ठीक है, तो जहां पर मात्रा के गणना के आधार पर छंदों के प्रकार या पद रचना के बारे में जाना जाता है, उसकी व्याख्या की जाती है, उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मात्रा के आधार पर जब पद रचना की जाती है तो उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। उसी तरह यदि वर्णों के आधार पर पद रचना की जाती है तो वर्णिक छंद कहते हैं। और मुक्तक छंद ऐसा छंद होता है जिसमें न तो मात्रिक छंद और न तो वर्णिक छंद के गुण पाए जाते हैं। मीन्स इसमें जितने भी हमने छंद के अंग देखे थे, कौन कौन से छंद के अंग? चरण, वर्ण, मात्रा, यति, गति, गण और कौन सा? एक तुक। तो इनमें इन सब की अनिवार्यता नहीं होती है। मीन्स ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, इसलिए इन्हें हम नाम देते हैं मुक्तक छंद। मीन्स यह जो अनिवार्यता होती है उससे पूरी तरह से ये मुक्त होता है, फ्री होता है, इसलिए हम इसे मुक्तक छंद का नाम देते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ हम मात्रिक छंद के बारे में डिटेल में जानेंगे क्योंकि वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा। सो नेक्स्ट के वीडियो में हम वर्णिक छंद और मुक्तक छंद के बारे में जानेंगे। तो चलिए मात्रिक छंद के प्रकार देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी जाना था कि मात्रा के आधार पर जब पद रचना की जाती है तो उसे मात्रिक छंद के रूप में लेते हैं, वो मात्रिक छंद होता है। मात्रिक छंद के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम छंद। ठीक है, तो सममात्रिक छंद क्या होता है? तो जहां पर समान मात्रा के आधार पर पद रचना की जाती है या पदों की रचना की जाती है वहां पर सममात्रिक छंद होता है। सममात्रिक छंद में भी कुल कितने तरह के छंद आते हैं?
और कुल कितने तरह के सममात्रिक छंद के प्रकार होते हैं ये हम सबसे पहले लिखेंगे और तब एक एक करके उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं। सममात्रिक छंद में पहला तो हमारा होता है चौपाई, ठीक है, पहला हमारा चौपाई होता है, दूसरा रोला, तीसरा हमारा होता है गीतिका और चौथा हमारा होता है हरिगीतिका। ये हमारे कुल 4 प्रकार होते हैं किसके? सममात्रिक छंद के। सममात्रिक छंद इसे इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि इसमें समान मात्रा के आधार पर इनकी रचना होती है, इनको समझा जाता है, पहचाना जाता है, इसलिए हम इन्हें समान मात्रिक छंद बोलते हैं, ठीक है। तो इनको आप चाहे तो एक क्या है सूत्र के माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं कि कौन कौन से जो प्रकार होते हैं वो सममात्रिक छंद के होते हैं। तो आप शॉर्ट में चाहे तो लिख सकते हैं, जैसे यहां पे लिखेंगे चारों गीत हरि, ठीक है। अगर आप इस सूत्र को या इस फार्मूला को याद रखते हैं तो इसमें देखिए चारों आ जाता है, चौपाई, रोला, गीतिका और हरिगीतिका। इसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि ये जो सममात्रिक छंद है उसके 4 प्रकार होते हैं और कौन कौन से इसमें आ सकते हैं सममात्रिक छंद में। तो ये है एग्जाम में आपको पूछ देता है, कभी कभी कैसे पूछता है कि इनमें से कौन जो है वो सममात्रिक छंद के प्रकार नहीं है। तो जब आप इस सूत्र को याद रख लेते हैं तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये सममात्रिक छंद का प्रकार है या नहीं है। तो ये तो हमारा एक क्वेश्चन हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं या इनके प्रकार को डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले हम चौपाई के बारे में जानेंगे। तो हम जानेंगे कि चौपाई में कुल कितने चरण और मात्राएं होती हैं। तो चौपाई में कुल 4 चरण होते हैं, ठीक है। चरण कितने होते हैं? 4 होते हैं। मात्राएं कितनी होती हैं? 16। मीन्स हम कह सकते हैं कि चौपाई में 4 चरण होते हैं और हर चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ये आपको याद करने वाली चीज है, अभ्यास करने वाली चीज है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आते हैं रोला। रोला में भी कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, ठीक है। और इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें 11 और 13 मात्रा पर यति होती है, ठीक है। तो इसमें 11 और 13 मात्रा पर यति होती है। तो कैसे इसको याद रखेंगे कि रोला में भी 4 चरण होते हैं, 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। अब एक साथ मैं आपको जो दोहा है, कविता है, चौपाई है, लिखकर इन सबको अच्छे से समझाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि उनकी काउंटिंग कैसे करेंगे, उनकी गणना कैसे करेंगे। अभी सिर्फ हम शॉर्ट में समझ लेते हैं कि ये जो सब है, चौपाई है, रोला है, गीतिका, हरिगीतिका है या और भी बहुत सारे हैं, उनमें कितने चरण होते हैं, कितनी मात्राएं होती हैं, कहाँ पर यति लगते हैं, तो ये सब अभी हम शॉर्ट में समझने का प्रयास करेंगे। तो रोला में 4 चरण, 11 और 13 मात्राएं और टोटल कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं। कहने का तात्पर्य है कि रोला में भी 4 चरण होते हैं, यति 11 और 13 मात्राओं पर होती है और टोटल इसमें मात्राएं में प्रत्येक चरण में इसमें 24-24 मात्राएं होती हैं। चलिए अब गीतिका की तरफ चलते हैं। गीतिका में भी 4 चरण होते हैं, इनमें 14 और 12 पर यति होती है और टोटल इनकी मात्राएं कितनी होती हैं? 26 होती है। मीन्स अर्थात कहने का अर्थ है कि टोटल प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 26 मात्राएं होती हैं, लेकिन 14 मात्राओं के बाद यति होती है। चलिए हरिगीतिका को देखते हैं। हरिगीतिका में भी 4 चरण होते हैं, इनमें 16, 12 पर यति होती है और टोटल कितनी मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में?
28 मात्राएं होती हैं। अब आपको ये याद करने वाली चीज है, ठीक है, आपको अभ्यास करने वाली चीज है, क्योंकि क्वेश्चन यहां से भी पूछ देता है कि चौपाई में कितने चरण होते हैं, या रोला में कितने चरण होते हैं, या रोला में कितने चरणों के बाद, या रोला में कितनी मात्राओं के बाद यति होती है, या रोला की टोटल कितनी मात्राएं होती है, मीन्स प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। ये सिर्फ रोला के लिए नहीं, किसी के लिए भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन आपको यहां से वो पिकअप करते हैं, तो आपको हर चीज याद करनी होगी कि सममात्रिक छंद के 4 प्रकार होते हैं, चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका। आपको इस सूत्र के माध्यम से चारों गीत हरि, इसके माध्यम से आपको याद हो जाएगा कि इसमें चौपाई, रोला, गीतिका और हरि गीतिका होते हैं। इन चारों जो है प्रकार, इनमें 4 चरण होते हैं और हर चरण में अपनी एक फिक्स्ड मात्रा होती है। जैसे चौपाई में 16 है, रोला में कितनी है 24 है, गीतिका में 26 और हरि गीतिका में 28 मात्राएं हैं। लेकिन यहाँ पर यति कैसे होती है, तो जो रोला में है वो 11 और 13 पे यति है, गीतिका में 14 और 12 पर यति है, और हरि गीतिका में 16 और 12 पे यति है। तो ये सब याद करने की चीज है, अभ्यास करने की चीज है। जब भी आप किसी चीज को अभ्यास करेंगे तो ये आपको जल्दी से याद हो जाएगी। अब चलिए, ये तो सममात्रिक छंद की बात हो गई, मीन्स जहां पे समान मात्रा वाले छंद होते हैं। लेकिन ये अर्ध सममात्रिक छंद का क्या अर्थ होता है? अर्ध सममात्रिक छंद का अर्थ होता है कि इसमें सममात्रिक की छंद की तरह समान मात्राएं नहीं होती हैं, इसमें डिफरेंट मात्राएं होती हैं। डिफरेंट मात्राएं कहने का मतलब कि किसी चरण में ज्यादा मात्राएं आपको मिलेंगी, किसी चरण में कम मात्राएं देखने को मिलेंगी, इसलिए इन्हें सममात्रिक छंद कहते हैं। तो चलिए, अर्ध सममात्रिक छंद के भी कुल 4 प्रकार होते हैं, जैसा कि सममात्रिक छंद के होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। तो इनके लिए भी हमें एक डायग्राम की जरूरत है। आप सबसे पहले तो यहाँ पे दोहा लिखेंगे। फर्स्ट है दोहा, सोरठा, बरवै और उल्लल्ला। ये हमारे इसके 4 प्रकार हो गए। अब चाहे तो इसको आप क्या है कि एक सूत्र के माध्यम से याद कर सकते हैं कि वो कौन से हैं जो अर्ध सममात्रिक में आते हैं या अर्ध सममात्रिक छंद में आते हैं और उनके प्रकार हैं। तो एक एक लेटर से एक एक बना लीजिए। जैसे दो, सो की जगह आप 100 भी याद कर सकते हैं, उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बरऊ। ओके, तो आपको इससे अच्छे से याद हो जाएगा कि दो का अर्थ दोहा, सो का अर्थ सोठा और बरऊ बरवे और उल्लाला। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में, तो अगर आप ये सूत्र याद भी कर लेते हैं तो आपको याद हो जाएंगे अर्ध सममात्रिक के प्रकार। ठीक है, अब इनमें देख लेते हैं कि दोहा, सोठा, बरवे या उल्लाला में जो होता है कितनी मात्राएं होती हैं या इन्हें अर्ध सममात्रिक छंद की कैटेगरी में क्यों गिना जाता है। तो चलिए दोहा को देखते हैं। तो दोहा में क्या होता है कि इसमें 4 चरण तो होते हैं, लेकिन इनके प्रत्येक चरण में एक फिक्स्ड मात्रा न होकर डिफरेंट मात्रा होती है। कैसे, चलिए देखते हैं। 4 चरण लिख लीजिए। उसके बाद यहां पर लिखिए कि इनके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, उसी तरह सोरठा में भी 4 चरण होते हैं, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट दोहा का होता है। मीन सोरठा जो होता है जस्ट अपोजिट दोहा का होता है। क्या होता है, इनके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा दोहा और सोरठा। ठीक है, अब चलिए बरवे की तरफ चलते हैं। बरवे का क्या है कि इसमें भी 4 चरण होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं होती हैं, जबकि
दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। ये उल्लला जो चौथा प्रकार है उसको देख लेते हैं। तो इसमें पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं होती हैं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ओके, तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा, बिना याद किए इसको याद नहीं कोई भी इसका फॉर्मूला या सूत्र नहीं बना सकते हैं। ठीक है, दोहा में क्या होता है, 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। सोरठा में भी 4 चरण होते हैं, लेकिन इसमें पहले और तीसरे चरण में जस्ट अपोजिट दोहा के 11-11 और दूसरे चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट है बरवे की तरफ चलते हैं। बरवे में क्या है, पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 12-12 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 7-7 मात्राएं होती हैं। करेक्ट। नेक्स्ट है उल्लला की तरफ चलते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से जान सकते हैं। अब चलिए, जो तीसरा हमारा है विषम छंद, ये क्या होता है, ये क्यों विषम छंद ही इसको नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इसमें न तो सममात्रिक छंद के प्योर गुण होते हैं, पूरे गुण होते हैं, और न तो अर्ध सममात्रिक छंद के पूरे गुण होते हैं। इनमें दोनों का मिला जुला होता है। मीन्स कुछ तो सममात्रिक छंद का लेते हैं और कुछ अर्ध सममात्रिक छंद का लेते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा, बहुत ही इजी है। सबसे पहले तो इसका हम लेंगे कुंडलियां, और दूसरा इसका है छप्पर। ये इसके 2 प्रकार हो गए। ठीक है, पहला कुंडलियां और दूसरा छप्पर। अब हम देखेंगे कि कुंडलियां में क्या होता है और छप्पर में क्या होता है। तो कुंडलियां में हमारा न तो पूरी तरह से सममात्रिक छंद होता है और न पूरी तरह से अर्ध सममात्रिक छंद होता है। ये दोनों का मिला जुला होता है। अब कैसे मिला जुला होता है ये देखते हैं। जैसे कुंडलियां में हम क्या लेते हैं, इसमें रोला और दोहा दोनों का मिला जुला होता है। तो इसमें सबसे पहले तो हमारा दोहा होता है और प्लस रोला होता है। ठीक है, इन दोनों को जब मिलाते हैं तो हमारा कुंडलियां बनता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, उसी तरह अगर छप्पर की बात करते हैं तो छप्पर में हम सबसे पहले तो रोला को लेते हैं और उसके बाद उल्लला को लेते हैं, और जब इन दोनों को जोड़ते हैं, इन दोनों की मात्राओं की गणना करते हैं, तब हमारा छप्पर बनता है। इन सभी में हमने देखा कि 4-4 चरण होते हैं। मीन्स सममात्रिक छंद में और अर्ध सममात्रिक छंद में 4-4 चरण होते हैं, लेकिन विषम छंद में इससे डिफरेंट होते हैं। इनमें जो कुंडलियां और छप्पर होते हैं, इनमें क्या होते हैं, 4-4 चरण न होकर कितने चरण होते हैं, 6-6 चरण होते हैं, क्योंकि ये दोहा और सोरठा का मिला रूप होता है और छप्पर जो होता है रोला और उल्लला का मिला रूप होता है। इसलिए इसमें सिर्फ 4 चरण नहीं होते हैं, 4 की जगह 6 चरण होते हैं। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको मात्रिक छंद, वर्णिक और मुक्तक छंद किसे कहते हैं ये समझ में आ गया होगा, और सममात्रिक छंद जो कि मात्रिक छंद का प्रकार है, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम छंद, इनके जो भी प्रकार हैं मात्राओं के सहित और उनकी मात्राओं की गणना कैसे करते हैं, ये आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ उदाहरण के थ्रू इनको एक एक करके समझेंगे कि